हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो का ही अगला सीरीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंट होस्ट का। एक्चुअली में जो आपने जो डीएनए तैयार किया, उस डीएनए को हम लोग होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, है ना। तो होस्ट के अंदर इंसर्ट करना इतना आसान नहीं है। आप आसानी से डीएनए को होस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। इसके लिए कुछ प्रॉपर टेक्निक्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग उसी टेक्निक्स और टूल्स की पर काम करेंगे और इसी वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पीसीआर के बारे में भी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब ये होता है कि वो वाटर के साथ आसानी से मिक्स कर सकता है। ओके, तो जब डीएनए हाइड्रोफिलिक है और आपका सेल मेम्ब्रेन, आपको याद होगा जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? पीएलपी मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है। तो लिपिड प्रोटीन का लेयर होता है पहले, उसके बाद लिपिड का लेयर होता है, फिर अंदर भी प्रोटीन का लेयर है और बीच में देखिए बाई लेयर्ड लिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बाई लेयर्ड फॉस्फोलिपिड होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्या हमारा डीएनए जो हाइड्रोफिलिक है वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा? सो ये कॉमनली आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप एक डीएनए को सेल मेम्ब्रेन के अंदर डाल दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक यूज करते हैं। अब वो टेक्निक क्या है भाई? देखिए मैंने पहले वही बता दिया है आपको कि सेल मेम्ब्रेन हैज़ लिपिड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एट मैक्सिमम अमाउंट, है ना। इसीलिए डीएनए आसानी से उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। आप देखिएगा एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसमें पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है एनसीईआरटी में इस सेक्शन में कि ऐसा क्यों है कि डीएनए जो होता है वो आसानी से इंटर नहीं कर सकता है सेल के अंदर। ओके, तो देखिए वही मैंने इसका आंसर बताया है आपको। अब आगे क्या है? दस इट कैन नॉट इजिली पासेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वही मैंने बात किया है। अब क्या? वी यूज हाई कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2। देखिए एक्चुअली में CaCl2 और MgCl2 का मिक्सचर लिया जाता है। एक्चुअली में CaCl2 और MgCl2 से क्या मिलता है? उसको कैल्शियम आयन मिलेगा और क्या मिलेगा? मैग्नीशियम आयन मिलेगा। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन मिलेगा। ये डाईवैलेंट कैटायन है और डाईवैलेंट कैटायन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाए। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर क्रिएट करता है। हालांकि इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। मैं आगे इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए क्या प्रोसेस है हमारा। देखिए इस प्रोसेस को मैंने कुछ फिगर के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश किया है आपको। जैसे जब आप बैक्टीरियल सेल लेते हो, तो बैक्टीरियल सेल का जब आप सैंपल लेते हो ना, तो उस सैंपल को हमको डालना पड़ेगा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस टेम्परेचर पे अब आप क्या करोगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो आपका होगा, जो डीएनए डिजायर्ड डीएनए होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं कर सकते, जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो होगा, जो आप किसी सोर्स से लाए हो, उस सोर्स वाले डीएनए को आप इसके अंदर डाल दोगे। ओके, दिस इज नॉट अ रिकम्बिनेंट डीएनए। एक्चुअली ये डीएनए होगा, सिंपल डीएनए होगा, जिस डीएनए को आप उसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो, इट इज़ दैट पर्टिकुलर डीएनए। ओके, दिस इज नॉट अ रिकम्बिनेंट डीएनए। डीएनए का जो सिंपल डीएनए का सैंपल जो होगा वो इसके अंदर हम डालेंगे। ओके, अब क्या होगा? कितने पे डालना है? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो इसको हम लोग हीट सॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए। 42 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट सॉक करेंगे फॉर फ्यू मिनट। उसके बाद फिर से वापस हम उसको आइस में ले जाएंगे। ये टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? आइस पे मिलेगा। फिर से हम उसको आइस वाले कंडीशन में ले जाएंगे। तो क्या होगा? हमको बैक्टीरिया सैंपल विथ रिकम्बिनेंट डीएनए, वो जो डीएनए आपने डाला है ना, वो डीएनए बैक्टीरिया सैंपल के साथ अटैच कर जाएगा। ओके, इसी चीज़ को मैंने देखिए थ्योरेटिकली आपको समझाने का कोशिश किया है। देखिए क्या है, इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हम किसके लिए अपना रहे हैं? तो ये प्रोसेस हम लोग प्रोकैरियोटिक डीएनए के लिए अपना रहे हैं। जो बैक्टीरियल डीएनए आप बाहर से ले रहे हो,
जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं, डाईवैलेंट कैटायन प्रमोट बाइंडिंग ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए टू लाइपोपॉलीसैकेराइड, है ना। ये एक्चुअली में डाईवैलेंट कैटायन जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन अवेलेबल था, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करता है, वो प्लाज्मिड डीएनए को प्रमोट करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड पे अटैच करने के लिए, है ना। और क्या मैंने बताया है कि इट अलाउ टू अट्रैक्ट निगेटिवली चार्ज डीएनए टुवर्ड्स सेल, है ना। चूंकि आपका डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है ना ड्यू टू फॉस्फेट आयन, तो इससे वो क्या होता है, सेल के अंदर इंटर करने में हेल्प करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, देखिए, इलेक्ट्रोपोरेशन। इस मेथड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन। और इस प्रोसेस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हीट शॉक देते हैं। देखिए, देन आफ्टर हीट शॉक इज गिवन टू द सैंपल एट 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। और फिर उसको हम लो टेम्परेचर पे रख देते हैं, जो मैंने आपको अभी, देखिए, यही मैंने आपको बताया है यहाँ पे। बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पे रखते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद फिर हम उसमें डीएनए डालते हैं, डीएनए का सैंपल डालते हैं। डीएनए के सैंपल डालने के बाद उसको कितने पे लेके चले जाते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस पे फॉर फ्यू मिनट, 5 to 10 मिनट तक ऐसा करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर वापस उसको आइस में ले आते हैं, मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। तब हमको सैंपल मिलेगा किसका, बैक्टीरिया विद रिकम्बिनेंट डीएनए का सैंपल मिल जाएगा हमको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि यूकैरियोटिक में हम लोग क्या करते हैं। ये तो प्रोकैरियोटिक का हो गया। अगर यूकैरियोटिक सेल है, या कौन सा सेल, एनिमल सेल हो या फिर कौन सा सेल हो सकता है, प्लांट सेल। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल है तो हम कुछ और भी मेथड यूज करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या मेथड है भाई, तो देखिए, सबसे पहला मेथड मैंने बताया है माइक्रो इंजेक्शन। एक्चुअली में माइक्रो पिपेट होता है या फिर ग्लास निडल होता है, बहुत ही फाइन ग्लास निडल। और इस ग्लास निडल से क्या होता है कि आप डीएनए के सैंपल को लेकर के डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो होस्ट सेल के अंदर। और दूसरा तरीका क्या है, पार्टिकल्स गन या बायोलिस्टिक बोलते हैं या जीन गन बोलते हैं उसको, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। देखिए, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड होता है विथ फॉरेन डीएनए बम्बार्डेड इनटू टारगेट सेल, है ना। टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड जो होता है फॉरेन डीएनए, उसको हम टारगेट सेल के ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया है आपको केमिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है, जैसे पीईजी का यूज़ किया जाता है। देखिए, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, स्पेशली एनिमल सेल में। नेक्स्ट मैंने बता दिया है लाइपोसोमिक मेडिएटेड। देखो, लाइपोसोमिक मेडिएटेड भी आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइपोसोमिक मेडिएटेड का मतलब होता है कि डीएनए का जो सैंपल है ना, उसके चारों तरफ हम लिपिड का कोटिंग कर देते हैं। तो लिपिड का कोटिंग कर देंगे तो आपको पता है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके बीच में लिपिड अवेलेबल होता है, तो वो आसानी से इसको इंटर करने के लिए दे देता है। वही है, देखिए, डीएनए रैप्ड विथ लिपिड मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोसोमिक मेडिएटेड। ऐसे जो आपके एनसीईआरटी में जिसका चर्चा किया गया है वो देखिए, ये दोनों आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल्स गन और बायोलिस्टिक गन। याद क्या रखना है, बायोलिस्टिक गन ज़्यादा याद रखिए, जिसमें टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी का प्रोसेस क्या है। देखिए, आरडीटी के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल ऑफ डीएनए मिला वो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। वो क्या हो सकता है, तो वो अटैच हो सकता है बैक्टीरिया के साथ, वो अटैच हो सकता है प्लांट सेल के साथ, वो अटैच हो सकता है फंगाई के साथ, वो अटैच हो सकता है आरएनए के साथ, वो अटैच हो सकता है, अटैच हो क्या सकता है, एक्चुअली में हिस्टोनिक प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ अटैच होगा। ओके, तो देखिए, हम लोग वही सब एंजाइम यूज करते हैं। लाइसोजाइम किसके लिए यूज करेंगे, तो बैक्टीरिया के लिए। सेलुलोज किसके लिए यूज करेंगे, तो प्लांट सेल के लिए। चिटिनेज किसके लिए यूज करेंगे, तो फंगाई के लिए। राइबोजाइम किसके लिए यूज़ करेंगे, अगर डीएनए हमारा आरएनए के साथ अटैच है। प्रोटीएज किसके लिए यूज़ करेंगे, तो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन नहीं कह सकते, हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैचमेंट होता है उसका। ओके, अब जब आप इसको ट्रीट करोगे तो डीएनए फ्री हो जाएगा ये सारे मॉलिक्यूल से। जिस मॉलिक्यूल के साथ डीएनए का अटैचमेंट है ना, वो फ्री हो जाएगा। देखिए, वही है, नाउ सैंपल ऑफ डीएनए ट्रीटेड विद चिल्ड इथेनॉल। अब आप उसको क्या कीजिए, इथेनॉल के सैंपल में, देखिए ऐसे मान लीजिए ये सैंपल है इथेनॉल का, उस सैंपल में उस डीएनए के सैंपल को डाल दीजिए उस इथेनॉल में। कितना डिग्री सेल्सियस पे, वही 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, चिल्ड इथेनॉल में इसको डालते हैं हम लोग।
और तब उसको स्पूलिंग करते हैं। इस तरह से ऐसे 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 करके स्पूलिंग किया जाता है। स्पूलिंग करने पर देखिएगा आपको फाइन थ्रेड मिलेगा, है ना। किसका? जो फाइन थ्रेड मिलेगा ना, उसमें संभावना होती है डीएनए के सैंपल का। ओके, तो ये प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को करने के लिए फॉर ऑब्टेनिंग प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए फ्रॉम द गिवन सैंपल। अब हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं। आपको याद होगा डीएनए को कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। मैंने इसके बारे में इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि कैसे करते हैं। तो हम लोग सेम ही टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं डीएनए के लिए भी और वेक्टर के लिए भी। ओके, फिर वही प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। मैंने बस सिर्फ यहाँ पे आपको समराइज़ कर दिया है। फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फॉर वेक्टर डीएनए सैंपल सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड, यही मैंने बताया है यहाँ पे। और अब क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, वो जो डीएनए बाहर का जो मैंने लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने जो लिया, और वेक्टर का जो डीएनए हुआ, ये दोनों को जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम जब ट्रीट करेंगे, जब सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो वो सेम ही सीक्वेंस में काटेगा डीएनए को। और जब सेम सीक्वेंस में काटेगा डीएनए को तो उसके बाद उसको हम लोग डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ देंगे। तो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से वो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए, पीसीआर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक माना जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीसीआर का। ओके, तो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से इसको समझ लेंगे। और स्पेशली एनसीईआरटी ये नीट में इसका कॉन्सेप्ट वगैरह भी पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे डाटाज अवेलेबल हैं इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, है ना, वही है। इसको सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे कैरी म्यूलिस। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इस क्षेत्र में। ओके, प्रोसेस क्या है पीसीआर में, होता क्या है? देखिए, इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है। जो डीएनए को आपने ऑब्टेंड किया ना, उस डीएनए को एम्प्लीफाइड किया जाता है, उसके कॉपीज नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ओके, किसके लिए? क्लोनिंग पर्पस के लिए। तो इसके लिए जो ट्यूब यूज़ किया जाता है, जिस डिवाइस में ये काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं पेंड्रॉफ ट्यूब। ओके, और इसमें जो एंजाइम, मेजर एंजाइम यूज़ किया जाता है, दैट इज टेक पॉलीमरेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये टेक पॉलीमरेज। इसका सोर्स देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। एक्चुअली में ये एंजाइम का यूज़, ये एक पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर देता है ना। इसीलिए हम लोग इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। और ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है ना, पीसीआर टेक्निक जो है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसमें जनरली टेम्परेचर आप देखिएगा ना तो लगभग 94 to 60 डिग्री के बीच में टेम्परेचर जो है वो ये होता रहता है। ओके, देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, स्टेप्स ऑफ पीसीआर आ गया। स्टेप्स ऑफ पीसीआर में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, देखिए 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। देखिए, मैंने बताया था ना, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पे ये काम किया जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। वही है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। जो हर सिंगल स्ट्रैंड जो होगा ना, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा एक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए डीएनए का ये सैंपल है, डबल स्ट्रैंड सैंपल। मैंने इसको 94 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया? तोड़ दिया ना, 2 अलग अलग हिस्से में। देखिए 3 प्राइम ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा में टूट गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम लोग इसको एनलिंग करते हैं। डीनेचुरेशन के बाद का जो तरीका है वो है क्या? एनलिंग। देखिए, एनलिंग में क्या करते हैं? एनलिंग में जो आपको ये जो 2 सैंपल मिला ना, आपको जो ये 2 अलग अलग मिला ना, इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमर यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे प्राइमर ऐड कर देते हैं, डीएनए प्राइमर ऐड कर देते हैं। वही देखिए, ये देखिए 2 प्राइमर डीएनए अटैच एट 3 प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे अटैचमेंट करेंगे? तो 3 प्राइम ऑफ डीएनए पे अटैच करेंगे। कितने टेम्परेचर पे ये किया जाता है? तो 54 डिग्री सेल्सियस पे। वो था कितना पे? तो ये जो प्रोसेस था वो 94 पे था, और ये काम करवाएंगे हम लोग 54 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए 3 प्राइम के जोन में हम लोगों ने प्राइमर जोड़ दिया, ऊपर वाले पे प्राइमर 1 3, नीचे वाले पे प्राइमर 2। इसके बाद का जो प्रोसेस हमारा होगा वो होगा एक्सटेंशन। मतलब हम डीएनए के बड़े सैंपल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वही है विद द हेल्प ऑफ टेक पॉलीमरेज। यही वो पॉलीमरेज है जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं।
कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको एक्सटेंशन करेंगे। प्राइमर जो होगा वो क्या करेगा, नए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को बनाएगा, दोनों जो ओल्ड स्ट्रैंड था उसके ऊपर। ओके, अब जब ये बन गया तब हम इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। वही पुराना तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। वो सेलेक्टेबल मार्कर इवन वो जो आपने डीएनए का सैंपल तैयार किया उसके अंदर हो सकता है, वेक्टर के अंदर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के रूप में, या फिर मैंने आपको एक और बताया था अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, ये एक्स गैल यूज़ करते थे, याद है ना, एक्स गैल, जो कि ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करता था फॉर रिकम्बिनेंट, फॉर नॉन रिकम्बिनेंट ये नॉन रिकम्बिनेंट के लिए ब्लू कलर प्रोवाइड करता था और रिकम्बिनेंट के लिए ये कलर प्रोवाइड नहीं करता था। तो इससे भी आप समझ सकते थे कि वो कौन सा जो है वो मेरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है। तो ये वही पुराना तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया पीसीआर। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी का सबसे लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हाउ वी कैन ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम लोग बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। बायोरिएक्टर के अंदर हम लोग क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, एनसीईआरटी के थ्रू आप ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।